दोस्तों, वेलकम टू लेसन नंबर 7। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। कौन से एनालिसिस को यूज करके आप बेटर डिसीजन ले सकते हो, ये जानने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा डीप में समझेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस को थोड़ा डीप में समझेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, कौन सा बेटर एनालिसिस है, कौन से एनालिसिस को यूज करके आप बेटर डिसीजन ले सकते हो। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। चलिए चलते हैं आगे की स्लाइड्स पे और हम देखते हैं कौन सा एनालिसिस बेटर है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एनालिसिस। व्हाट इज एनालिसिस? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस। दो तरीके के एनालिसिस होते हैं, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। बोथ एनालिसिस आर यूज्ड टू टेक डिसीजन ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक्स। दोनों एनालिसिस को यूज किया जाता है जब इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स के अंदर। बिग इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस मोर यूज करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं टू डू वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग दोस्तों एक बड़ा सब्जेक्ट है, बट इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश मैंने यहाँ पे की है और आई एम श्योर आप भी इसको शॉर्ट में समझ ही सकेंगे, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। क्यों है मैं आपको आगे बताता हूँ। वैल्यू इन्वेस्टिंग इज बाइंग अ स्टॉक एट मच लोअर प्राइस फ्रॉम देयर फेयर मार्केट वैल्यू। जब कोई स्टॉक अपने फेयर मार्केट वैल्यू मतलब एक्चुअल जो उसका वैल्यू होना चाहिए उससे कई परसेंट डाउन जब वो स्टॉक चल रहा होता है या डाउन गिरा होता है। डाउन कब होता है स्टॉक? या तो उस कंपनी के अंदर कोई बैड न्यूज आने वाली होती है, या उसके कंपनी के अंदर कोई बड़ा सेल ऑफ हुआ है, या कोई बड़ी डील हुई है, या कोई खराब मतलब न्यूज फैल रहा है उस कंपनी के बारे में। तो उस सिनेरियो में कई लोग उस स्टॉक को सेल करते हैं। जब एक पैनिक सेलिंग आता है स्टॉक के अंदर, तो उस स्टॉक का वैल्यू जो एक्चुअल प्राइस होनी चाहिए उससे काफी गुना डाउन चलता है। और वो वैल्यू जो जिसको पता है कि इस स्टॉक की वैल्यू इतनी है, वो वैल्यू इतनी है, वो फेयर मार्केट वैल्यू उतनी होनी चाहिए, कैसे पता चलता है? तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग करने वाले लोग फंडामेंटल एनालिसिस को यूज करके समझ सकते हैं कि इस स्टॉक की कीमत इतनी होनी चाहिए। अगर उस कीमत से वो स्टॉक नीचे मिल रहा है तो 100% जो इन्वेस्टर होता है वो अपना पैसा लगाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, रिलायंस। आपको पता है रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी है। आज उसका स्टॉक ट्रेड हो रहा है 2000 रुपीज के आसपास। अब सोचिए कि अगर आपको वही 2000 रुपीज का स्टॉक आज 1000 रुपीज पे आ जाता है ड्यू टू सम बैड न्यूज और समथिंग, तो देयर आर टू थिंग्स। एक इन्वेस्टर ऐसा सोचता है कि यार ये तो आधा भाव हो चुका है, आई एम श्योर कुछ गड़बड़ है कंपनी में, नहीं इन्वेस्ट करता है। और जो वैल्यू इन्वेस्टर होता है, जिसको फंडामेंटल नॉलेज बहुत है कंपनी के बारे में, कंपनी को नजदीक से जानते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नजदीक से जानते हैं, कंपनी में चलने वाली एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन का ध्यान रखते हैं, उनको इंफॉर्मेशन मिलती है मार्केट से। उस टाइप के इन्वेस्टर उस 1000 रुपए पे ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फिर से 1000 से 2000 रुपए होने वाला है। और जो डर जाते हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते, वो 2000 रुपए पे इन्वेस्ट करते हैं, वो सोच के कि 2 का 4 हो जाएगा। बट जो वैल्यू इन्वेस्टर होता है उसका वेल्थ ऑलरेडी 100 टाइम्स ग्रो हो चुका रहता है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग ऐसा होता है कि आपको फेयर मार्केट वैल्यू जो है स्टॉक की, जैसे फॉर रिलायंस की आज फेयर मार्केट वैल्यू अगर देखा जाए तो 2000 के आसपास है। जैसे वो 1500 1600 या 1100 1200 में मिलता है तो 100% इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो ग्रोथ में वापस आपको 2000 के ऊपर जल्दी दिखेगा। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग एक तरीके से वो इन्वेस्टर करते हैं जिसको फंडामेंटल नॉलेज कंपनी के बारे में बहुत अच्छा है। फंडामेंटल एनालिसिस is done on the basis of balance sheet, annual report, board of directors background and many other factors। जब कोई इन्वेस्टर होता है बड़ा, वो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखता है। एक तो उसको बैलेंस शीट रीड करना होती है, एनुअल रिपोर्ट जो हर साल में एक बार जो कंपनी निकालती है उसको ठीक से पढ़ता है, उसमें कितनी डेट्स हुई, कितनी लोन्स लिए कंपनी ने, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, फ्यूचर प्लानिंग क्या है कंपनी का वो भी उसके अंदर होता है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव कंपनी का क्या है वो भी एनुअल रिपोर्ट में लिखा होता है, पूरे साल भर कंपनी ने क्या क्या परफॉर्म किया। कभी क्वार्टरली रिपोर्ट्स जो आते हैं वो भी ध्यान से देखे जाते हैं कि एक क्वार्टर से मतलब 3 महीने का परफॉर्मेंस, जैसे अप्रैल मई जून, बाद में जुलाई में, अप्रैल में जून का जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसके बेस पे अनुमान लगाया जाता है कि अगले 3 महीने कंपनी के कैसे होंगे।
उस अनुमान पे, मार्केट के अनुमान पे अगर कंपनी खरी उतरती है, जैसे मार्केट ने फोरकास्ट किया कि इस कंपनी का ग्रोथ 2% से बढ़ेगा, तो अगर वो 2% से बढ़ता है, मतलब वो फोरकास्ट पे बढ़ता है, तो आपका इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है उस स्टॉक के अंदर वो अपने आप बढ़ता है। अगर उस फोरकास्ट से थोड़ा डाउन चलता है तो इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है वो बेरिश हो जाता है, स्टॉक को सेल करना चालू करते हैं, क्योंकि कंपनी ने फोरकास्ट से अंडर परफॉर्म किया हुआ है। जब फोरकास्ट के ऊपर अगर आउट परफॉर्म करती है कंपनी, तो 100% इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट उस स्टॉक के अंदर बढ़ जाता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस को समझने के लिए आपको रिपोर्ट्स देखना जरूरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, उनका बैकग्राउंड भी वो लोग ध्यान में रखते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या उनके ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा है या कोई लीगल प्रॉब्लम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। क्योंकि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसके पास पावर्स होते हैं कंपनी के पैसों का यूज करने के लिए। अगर सपोज कीजिए कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अगर लीगल केस चल रहा है, कोई पैसे की उनको तंगी है, तो हो सकता है वो कंपनी के पैसे यूज करे। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पास्ट परफॉर्मेंस, बैकग्राउंड, सारी चीजों का नॉलेज इन इन्वेस्टर्स को रखना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे अदर भी टूल्स है जो उन लोग ध्यान में रख के उस स्टॉक में वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है कि नहीं करना है वो डिसीजन लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस इज डन विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स एंड टूल्स अवेलेबल। अब फंडामेंटल का एग्जैक्ट ऑपोजिट जो है वो टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस को एनालाइज करने के लिए, स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, बहुत सारे ऑसिलेटर्स अवेलेबल है, जिसको यूज करके, जिसकी स्टडी करके, चार्ट की स्टडी करके, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर चार्ट की स्टडी करनी होती है। इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं उसको समझना होता है, उसके बेस पे इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्टॉक के अंदर होता है। चलिए थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है ये। अब फंडामेंटल एनालिसिस का मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, आप ध्यान से देखिएगा इस एग्जांपल को, बहुत ही मजेदार एग्जांपल है। राकेश झुनझुनवाला बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है स्टॉक मार्केट के अंदर। अब राकेश झुनझुनवाला ने एक कंपनी के अंदर वैल्यू इन्वेस्टिंग किया था। उस कंपनी का नाम है टाइटन। आपको पता होगा टाइटन काफी फेमस ब्रांड है, टाटा की ब्रांड है। टाइटन में वॉचेस बनती है, रोबोटिक्स में भी वो लोग हैं, बहुत सारी ज्वेलरी स्टोर्स है, उनके ज्वेलरी बिजनेस बहुत बड़ा है उनका। तो जब वो वॉचेस में ही थे, तब राकेश झुनझुनवाला ने ये देखा कि इनका जो आगे बढ़ने का ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनको उस कंपनी के अंदर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो जानते थे, उनका ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव को वो जानते थे। तो उन्होंने तकरीबन 2002 में या 2003 के बीच में 8 करोड़, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, 1 करोड़ शेयर्स बाय किए थे टाइटन के। 2002 में राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन के 8 करोड़ शेयर्स बाय किए। उस 8 करोड़ शेयर का जो कॉस्ट प्राइस था वो निकल के आ रहा है अभी 5 रुपए। एक शेयर का रेट सिर्फ 5 रुपए निकल के आ रहा है। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 2002-2003 के आसपास उन्होंने 40 करोड़ रुपीस में 8 करोड़ शेयर बाय किए। 40 करोड़ रुपए देके 8 करोड़ शेयर बाय किए। और आज टाइटन का करंट प्राइस जो मार्केट का चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है अराउंड 1500-1600 के आसपास। अगर उस 1600 का एक शेयर, उसका कॉस्ट प्राइस सिर्फ 5 रुपए, तो 1600 इंटू 8 करोड़, ऑलमोस्ट 7000 करोड़ का शेयर्स, 7000 करोड़ के मार्केट वैल्यू के शेयर्स आज राकेश झुनझुनवाला के पास है। अब इसे कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। एक मल्टी बैगर स्टॉक निकल के प्रेजेंट हुआ टाइटन, जो जिनका कॉस्ट राकेश झुनझुनवाला को आज की तारीख में सिर्फ 5 रुपए है, और उनके पास 8 करोड़ शेयर्स है। और उसका टोटल वैल्यू उनके पोर्टफोलियो में, राकेश झुनझुनवाला का जो पोर्टफोलियो है उनका और उनकी वाइफ का टोटल करे तो तकरीबन 25,000 से 26,000 करोड़ के बीच में ट्रेड करता है। उसके अंदर सिर्फ 7,000 करोड़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो टाइटन कर रहा है। इमेजिन कीजिए, राकेश झुनझुनवाला ने कुछ नहीं किया, बिजनेस किसने किया? बिजनेस किया टाइटन ने। अपना ब्रांड किसने बनाया? टाइटन ने। टाइटन ने ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव लाया। मैनेजमेंट किसका था? टाइटन का था।
सिर्फ राकेश झुनझुनवाला ने 2002 में सिर्फ अपनी जो विजन थी इस कंपनी के बारे में, वो इतनी ब्रॉड विजन रखी थी, और आज भी वो स्टॉक्स हेल्ड कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने सेल नहीं किए, आज भी उनके पास स्टॉक है। मैं आपको दिखाऊंगा अगले स्लाइड में कि राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो कैसे बना, फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर। 26,000 करोड़ का पोर्टफोलियो, आज उनको इतना डिविडेंड आ रहा है, बैठे बैठे अगर कुछ नहीं करते, अगर सपोज कीजिए 1 रुपए का भी डिविडेंड, मैं समझता हूँ ज्यादा नहीं, कंपनी अगर 1 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, वो भी साल में एक बार, तो भी राकेश झुनझुनवाला के पास 8 करोड़ रुपए बिना कुछ किए अपने अकाउंट में आएंगे। और टाइटन इज अ गुड डिविडेंड गिविंग कंपनी। अगर मैं समझता हूँ सिर्फ 1 रुपया डिविडेंड भी देती है, तो राकेश झुनझुनवाला के पास उसके अकाउंट में 8 करोड़ रुपया क्रेडिट होगा टाइटन से। टाइटन इज अ वेरी गुड ब्रांड, प्रॉफिट मेकिंग ब्रांड है, बहुत ही अच्छी चल रही है। कि और भी आगे विजन जो है टाइटन का वो बहुत ब्रॉड है, डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए इसके अंदर भी, अपने पोर्टफोलियो में टाइटन को रखना चाहिए। टाइटन जब भी आपको 1,000 रुपए के आसपास, 900 रुपए के आसपास मिले, आपको इन्वेस्टमेंट उसके अंदर आंख बंद करके करना चाहिए। दिस टाइप ऑफ, ये मेरा एक खाली सजेशन है, मैं कोई टिप नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं एक खाली एडवाइस दे रहा हूँ उनके बैकएंड परफॉर्मेंस पे, राकेश झुनझुनवाला के परफॉर्मेंस पे। और मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वो कंपनी के अंदर क्या क्या चीजें डेवलप हो रही है। दिस टाइप ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग डन बाय बिग इन्वेस्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। अदर बेट, उसके अलावा, टाइटन के अलावा और भी ऐसी कंपनीज थी जिसकी वजह से राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो आज की तारीख में 26,000 करोड़ का है। वो कौन सी ऐसी कंपनीज थी? क्रिसिल, एसा गोवा, लुपिन, एनसीसी, एक्स्ट्रा, इतनी कंपनीज है। अगर आप टोटल पोर्टफोलियो देखो राकेश झुनझुनवाला का, तो सिर्फ 19 कंपनीज आपको मिलेगी, 19 कंपनीज, उसी के अंदर एक 26,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। कम कंपनियां क्यों है? क्योंकि उनका एनालिसिस स्ट्रांग है। हर कंपनी में जो पैसा लगाते हैं वो मल्टी बैगर निकल के आ रहा है। उनके पीछे की जो उनकी स्टडी है, जो फंडामेंटल स्टडी है, वो बहुत स्ट्रांग है। ट्रैकिंग बहुत स्ट्रांग है। फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ आपको मेंटेन करना पड़ता है ट्रैक, उस कंपनी को आपको बड़ी नजदीकी से ट्रैक करना होता है। उस कंपनी के प्रमोटर्स के साथ आपका अच्छा रिलेशन होना चाहिए, आपको उनके साथ कंटिन्यूस मीटिंग्स करनी होती है, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर कहीं खतरे में ना है। तो जब उनके साथ मीटिंग करते हो, उनके प्रमोटर्स के साथ, तो आपको उससे आइडिया आता है कि आप आगे क्या विजन क्या है कंपनी का, आगे कैसे परफॉर्म करती है। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हो, किसी कंपनी का अगर आपने एक शेयर भी बाय किया, यू बिकम अ पार्ट ओनर ऑफ दैट कंपनी, बिकॉज आप शेयर होल्डर हो, आपके पास राइट्स होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी जाके फोन करके उनको मिल सकता है, ऐसा नहीं है, बट यू कैन ट्राई टू मीट हिम बाय बाइंग अ शेयर। डेफिनेटली उनके सीएफओ, सीईओ आपको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए और डीप जानकारी चाहिए, तो आप उनको कनेक्ट कर सकते हो, बट मोस्टली कोई करता नहीं है। ये सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में एनुअल रिपोर्ट में नजर आती है, तो मोस्टली लोग एनुअल रिपोर्ट ज्यादा स्टडी करते हैं। बट हाँ, राकेश झुनझुनवाला जैसे जो बड़े इन्वेस्टर्स है, उनको करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि उनका बड़ा पैसा लगा होता है, और बड़े पैसे के साथ साथ उनको आगे का और भी ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ताकि उनका इन्वेस्टमेंट सही तरीके से चलता रहे। ये थी दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस को हम डीप में स्टडी करने वाले हमारे कोर्स के अंदर, जो आगे हम लोग कोर्स लेने वाले हैं, उसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस को काफी डीप में स्टडी करेंगे। बट इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब करूँ तो, इट इज वाइडली यूज्ड बाय ट्रेडर्स टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन टेक्निकल स्टडी। जो ट्रेडर्स होते हैं उनको टेक्निकल एनालिसिस बहुत हेल्प करता है, क्योंकि उसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म आपको सिग्नल्स मिलते हैं कि आपको कब इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए आपको एंट्री कब लेनी है, कब आपको एग्जिट करना है। ये सारे जो सिग्नल्स है वो आपको टेक्निकल एनालिसिस से मिलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ प्राइस, हेंस द डिसीजन टू बाय एंड सेल आर बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि टेक्निकल एनालिसिस की जो स्टडी है वो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, अनुमान पे बेस्ड है, अनुमान। इट इज नॉट 100% गारंटीड स्टडी। एक अनुमान लगाया जाता है कि अगर प्राइस रेंज यहाँ पे है, तो टेक्निकल सिग्नल बोल रहा है कि यहाँ से वो यहाँ तक पहुंचेगा, तो वो यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचेगा,
तो उसका टाइम पीरियड भी डिफाइन होता है। टेक्निकल स्टडी में आप वो भी अनुमान लगा सकते हो कि कितने टाइम में पहुंच सकता है, टेंटेटिव प्राइस क्या हो सकता है। ये सारी चीजों का स्टडी आपको टेक्निकल एनालिसिस में करने मिलता है। और टेक्निकल एनालिसिस जिसने परफेक्टली सीख लिया, हिज एक्यूरेसी विल बी मोर देन 85%। स्टॉक के अंदर उनका ट्रेड करने का जो एक्यूरेसी होगा वो मोर देन 85% होगा। 100% सिर्फ भगवान का हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता दोस्तों। 100% आप राइट कभी नहीं हो सकते। आपका अनुमान जो होगा उसका परसेंटेज डिफर करेगा। किसी का 50% होगा, किसी का 60% होगा, किसी का 80%, 85%, 90%, पर 100% आप कभी भी राइट नहीं हो सकते। टेक्निकल्स आर यूज टू डिफाइन द ट्रेंड्स इन मार्केट। जब आपको पता है कि इस स्टॉक की ट्रेंड, जो ट्रेंड मतलब 3 टाइप की ट्रेंड है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग, क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग देते जाता है हर दिन। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लो के नीचे क्लोजिंग, उसके और लो के नीचे क्लोजिंग, लो के नीचे लो, लो के नीचे लो बनाते जाता है हर दिन। और साइडवेज में कभी हाई बनाएगा, कभी लो बनाएगा। तो ये जो ट्रेंड्स है, उस ट्रेंड के साथ आपको चलना है। आपको मार्केट की जो ट्रेंड है उसके ऑपोजिट कभी नहीं चलना है। अगर मार्केट बोलता है कि आज मैं ऊपर हूं, तो आपको ऊपर के साइड के ही स्टॉक, मतलब तेजी के स्टॉक्स में ही ध्यान रखना है। मार्केट बोलती है आज मैं मंदी में हूँ, तो मंदी के स्टॉक्स करने हैं। तो ये तेजी और मंदी मतलब डिमांड और सप्लाई का जो गेम है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रेडर्स यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस को। इतने सारे ऑसिलेटर्स और इंडिकेटर्स है, उसमें से कुछ जो ऑसिलेटर्स और इंडिकेटर्स है उसी को ध्यान में रख के हमें ट्रेड करना है। आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस सीख के पूरा नॉलेज गेन करके कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो काम में आएगा वो काम में आएगा, कुछ इंडिकेटर्स और कुछ ऑसिलेटर्स जिसको मैं आपको क्लासरूम में दिखाऊंगा। दोस्तों ये था टेक्निकल एनालिसिस। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है, मैं ये वीडियो का कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि दोनों स्टडी डिफरेंट है। फंडामेंटल स्टडी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। लॉन्ग टर्म मतलब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर 5 साल के ऊपर का है, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस को ध्यान में रखना है। साथ ही आपको टेक्निकल स्टडी भी ध्यान में रखनी है, ताकि अगर आपको एग्जिट का सिग्नल टेक्निकल में मिल रहा है, तो आपको समझना है कि आपके पोर्टफोलियो से उस स्टॉक को एग्जिट करना है नहीं करना है। वो डिसीजन आप टेक्निकल स्टडी लेके कर सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस को आप यूज कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, जो आपको 5 साल के ऊपर का होराइजन दिखाएगा। कैसे आप इसको अभी देख रहे हो और 5 साल के बाद इस स्टॉक प्राइस को कहाँ देख रहे हो। शुड बी यूज फॉर द पर्पस अकॉर्डिंगली, वेदर फॉर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फंडामेंटल एनालिसिस को ज्यादा जोर दीजिए, टेक्निकल एनालिसिस को कम जोर दीजिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो टेक्निकल एनालिसिस को ज्यादा यूज करना है, फंडामेंटल एनालिसिस को कम यूज करना है। बोथ स्टडी हैव देयर ओन आउटकम्स एंड रिजल्ट। दोनों स्टडी का आउटकम और रिजल्ट अलग अलग है। रिजल्ट मतलब जैसे मैंने आपको टाइटन की स्टोरी बताई कि 5 रुपए का स्टॉक आज 1600, 1700, 1800 में मिल रहा है, तो वो फंडामेंटल एनालिसिस का आउटकम है। ट्रेडिंग का आउटकम ये है कि आपको शॉर्ट टर्म में ज्यादा क्वांटिटी लगा के ज्यादा पैसा कमाना है। आज जो टाइटन का स्टॉक अगर 16 रुपए में काम कर रहा है, अगर टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी ये बोलती है कि इसमें से एग्जिट होने का टाइम आ गया, ओवरबॉट हो चुका है, उसमें से निकल जाना है, तो आप निकलने का सिग्नल टेक्निकल बताएगा। तो ट्रेडर्स वही टाइटन को शॉर्ट करेंगे, इन्वेस्टर वही टाइटन के स्टॉक को बाय करेंगे। तो ये दोनों के आउटकम्स और रिजल्ट अलग अलग है। आपको डिसाइड करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक में कि आपको ट्रेड करना है। उसी के बेस पे आपकी स्टडी होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ और आपको ये मजा आएगा देखने में। अ, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, एक ट्रेंड लाइन करके, trendline.com, ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट में दोस्तों आपको एक चीज देखने मिलेगी। यहाँ पे आप देखोगे सुपर स्टार्स लिखा हुआ है, सुपर स्टार्स। उस पे आपको क्लिक करना है। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा ताकि आप इसको कभी भी देख सकते हो। यहाँ पे दिखा है सुपरस्टार शेयर होल्डर्स पोर्टफोलियो। जो सुपरस्टार शेयर होल्डर पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। नीचे जाएंगे तो आपको इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज और इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियोज, इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियोज मतलब जो कंपनीज
ऑर्गेनाइजेशंस का जो पोर्टफोलियो होता है खुद का स्टॉक के अंदर, वो भी आपको देखने मिलेगा, और इंडिविजुअल पोर्टफोलियो भी आपको देखने मिलेगा। इंडिविजुअल पोर्टफोलियो में इंडिविजुअल्स के नाम पे जो पोर्टफोलियोज होंगे वो आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आपको सबसे पहला नाम नजर आ रहा होगा, राधा कृष्ण दमानी। मैंने आपको पहले भी मेरे लेक्चर में लेसन्स में बताया, राधा कृष्ण दमानी डीमार्ट के ओनर है। उनका जो पोर्टफोलियो है वो है 1,31,000 करोड़ का। अभी आजकल एक न्यूज बहुत आ रहा है मार्केट में, और वो न्यूज आपको कंटिन्यूस न्यूज चैनल्स पे भी दिखेगा कि राधा कृष्णा दमानी ने एक घर खरीदा है जिसकी वैल्यू 1,000 करोड़ रुपए है। 1,000 करोड़ रुपए दे के उन्होंने एक बंगलो खरीदा है साउथ मुंबई में, और लेविश बंगलो है, बट पुराना बंगलो है, उस पर शायद वो रिकंस्ट्रक्ट करेंगे अपना घर। बट 1,000 करोड़, अब सोचिए दोस्तों, जिसके पास जिसका पोर्टफोलियो 1,31,000 करोड़ का है, उसके लिए 1,000 करोड़ कोई मायने नहीं रखता। बट ये कैसे बना, तो इसका भी एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको दिखा दूं। इनका जो पोर्टफोलियो है वो 19 कंपनीज के अंदर ही है। 19 कंपनीज, राधा कृष्ण दमानी ने सिर्फ 19 कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, और वो 19 कंपनी का टूगेदर पोर्टफोलियो जो है वो 1,31,000 करोड़ का है। तो जैसा कि आप उनको देख रहे हो, नेटवर्थ 2015 में 1,300 करोड़ रुपए, राधा कृष्ण दमानी का 2015 में 1,300 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो था। और 2021 में, आज हम अप्रैल में बैठे, और उनका पोर्टफोलियो है 1,31,000 करोड़। 1,300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके आदमी 1,31,000 करोड़ सिर्फ 6 साल के अंदर। आपको अमेजिंग लग रहा होगा, अप्स एंड डाउन कितने आए आप देख रहे होंगे। बीच में पोर्टफोलियो जो पहुंचा था ऊपर, वो 1,13,000 करोड़ पहुंचा था, डाउनफॉल होके 49 आधा हो चुका था, 50,000 करोड़। वहां से उसने ग्रो करके आज की तारीख में फिर से 1,31,000 करोड़ बन चुका है। तो ये कैसे बना, तो मैं आपको एक छोटा सा इसके अंदर भी ब्रीफ देता हूँ। ये उनके पोर्टफोलियो के 19 स्टॉक है जहां पे उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसकी यहाँ पे करंट प्राइस दिख रही है, और कितना इन्वेस्टमेंट है, होल्डिंग वैल्यू जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट, अभी उनका कितना बोल रहा है। अगर उन्होंने 500 करोड़ लगाए थे तो ये 1,500 करोड़ रुपए बन चुका है। तो होल्डिंग वैल्यू कितनी है, इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जो सबसे हाईएस्ट होगा वो ऊपर आएगा, सबसे लोएस्ट इन्वेस्टमेंट जिसमें किया होगा वो नीचे नीचे आता जाएगा। तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट उनकी खुद की कंपनी एवेन्यू सुपरमार्केट्स, जो डीमार्ट है उस कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्केट्स। उस एवेन्यू सुपरमार्केट का करंट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 2,947 रुपीज। उनके पास कितने शेयर्स है, 42,21,59,156 शेयर्स, ये क्वांटिटी है। 42 करोड़ शेयर्स उनके पास है एवेन्यू सुपरमार्केट के, जिसके वो 65% मालिक है। अगर 100% शेयर्स होते तो 65% होल्डिंग जो है वो खुद की राधा कृष्ण दमानी की है। अगर आप उनको डिवाइड करते हो, ये 42 करोड़ को अगर 2,947 रुपीज से डिवाइड करते हो और मल्टीप्लाई करते हो, तो वैल्यू निकल के आ रही है 1,24,442 करोड़। अब यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क फैक्टर भी है। 19 कंपनी में से एक कंपनी ऐसी है जिसमें 1,24,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। टोटल पोर्टफोलियो उनका है 1,31,000 करोड़ का, उसमें से 1,24,000 करोड़ उनकी एक ही कंपनी के पास है। तो बचा कितना, 8,000 करोड़। 8,000 करोड़ उनकी बाकी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है, बाकी 1,24,000 उनका खुद का कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है, कल उठ के अगर डीमार्ट में कुछ हुआ, या डीमार्ट को कुछ हुआ, या अंदर से कुछ प्रॉब्लम निकला, और डीमार्ट का शेयर प्राइस अगर गिर रहा है और जीरो होते जा रहा है, तो इनका ये जो 1,24,000 करोड़ रुपए है वो भी डिफिकल्टी में आ सकता है। ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है कि आपको कितने शेयर्स बाय करने हैं, कितने शेयर्स में कितना पैसा लगाना है, पोर्टफोलियो में कौन से शेयर्स होने चाहिए, ये मैं आपको मेरी ट्रेनिंग जो होगी क्लासरूम ट्रेनिंग, उसके अंदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक अलग सब्जेक्ट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, और जिसको समझने वाले हैं कि कितने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए
कितनी वैल्यू तक का इन्वेस्टमेंट, ताकि ऐसा ना हो कि एक ही शेयर में आपका हैवी इन्वेस्टमेंट है और उस कंपनी के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ कल उठ के तो आपका पोर्टफोलियो सीधा फॉल हो सकता है। ऐसा इन्वेस्टमेंट करके रिस्क लेना सिर्फ बड़े लोगों का काम है, आपके मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का काम नहीं है। तो ये था राधा कृष्ण दमानी का। अब हम बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला की। दूसरे सबसे बड़े जो होल्डर है स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो के, यहाँ पे आप देख रहे हो राकेश झुनझुनवाला 38 शेयर्स, माय मिस्टेक, मैंने पहले आपको बताया था कि 19 शेयर है, बट एक्चुअली उनका पोर्टफोलियो अब ग्रो होके 38 शेयर्स का हो चुका है। उनके पास भी 18 से 19 शेयर्स का ही पोर्टफोलियो था पहले, वो ग्रो होके 38 शेयर्स पे उन्होंने अभी पोर्टफोलियो बनाया। उनका पोर्टफोलियो है 16,788 करोड़ जो उनके नाम पे है। थोड़ा सा नीचे आप देख रहे हो रेखा झुनझुनवाला जो उनकी वाइफ है, उनका पोर्टफोलियो 15 शेयर्स का है, उसपे भी उनका 3,856 करोड़ इन्वेस्टेड है। अब ये राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो में क्या क्या शेयर इन्वेस्टेड है, थोड़ा नजदीक से देखते हैं। राकेश झुनझुनवाला का जो पोर्टफोलियो है 2015 में 9,400 करोड़ का था, जो ग्रो होके 2021 में 16,700 करोड़, ऑलमोस्ट डबल होने को आया है सिर्फ 5 साल के अंदर। तो ऐसा क्या है उनके शेयर में। होल्डिंग वैल्यू पे चलते, सबसे हाईएस्ट होल्डिंग उनका जो है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे टाइटन कंपनी में, टाइटन में उनका सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है, इसका करंट प्राइस 1592 चल रहा है। 47 करोड़ शेयर्स हो चुके हैं उनके पास। उन्होंने जो 8 करोड़ शेयर 2002 में खरीदे थे, वो फिलहाल जो बन के निकल के आ रहे वो 4 करोड़ 71 lakhs 70,000 शेयर्स, माय मिस्टेक, 4 करोड़ 71,70,970 क्वांटिटी उनके पास अभी है। आधी क्वांटिटी हो चुकी है, आधी क्वांटिटी शायद रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में होगी, हम चेक करते हैं उस चीज को। तो ये 4 करोड़ शेयर्स का जो वैल्यू निकल के आ रहा है, वो 7,509 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट उनका सिर्फ टाइटन के अंदर है, होल्डिंग है। टाटा मोटर्स उन्होंने अभी रिसेंटली बाय किया हुआ है, टाटा मोटर्स को 4 करोड़ शेयर्स। दोस्तों 4 करोड़ शेयर्स राकेश झुनझुनवाला ने टाटा मोटर्स के बाय किए, और ये बाय मैं आपको बता रहा हूँ रिसेंटली हुआ है, सिर्फ 6 महीने के आसपास हुआ है, और उन्होंने ये शेयर्स बाय किए ओपन मार्केट से। उसमें उनका इन्वेस्टमेंट 1200 करोड़ रुपए का उन्होंने किया है, करंट प्राइस 318 चल रहा है। 64 लाख शेयर्स उनके एस्कॉर्ट कंपनी में है। ऐसा कर करके दोस्तों उनका टोटल 38 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट है, और टोटल होल्डिंग वैल्यू जो है वो 16,000 करोड़ है। सॉरी, अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि दूसरों के पोर्टफोलियो क्यों देखना चाहिए। दोस्तों जब भी आप किसी चीज को एनालाइज करते हो तो ये भी देखना चाहिए कि जो बड़े लोग हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स है, उनका इंटरेस्ट कौन से स्टॉक में ज्यादा है। क्या वो टॉप 100 कंपनीज में से स्टॉक है, या कोई मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। ये एनालिसिस आपको करना चाहिए। उसके पीछे उनकी स्टडी क्या है वो भी थोड़ी थोड़ी आपको मार्केट में अगर गूगल करोगे कि उन्होंने टाटा मोटर्स को अभी बाय क्यों किया, 6 महीने पहले का बाइंग है टाटा मोटर्स का। राकेश झुनझुनवाला के सेकेंड लार्जेस्ट स्टॉक पोर्टफोलियो में सेकेंड लार्जेस्ट स्टॉक टाटा मोटर्स क्यों ऐड हुआ, और वो ये टाइम पे क्यों ऐड हुआ। जैसे मैं आपको बताता हूँ वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब, टाइटन को जब उन्होंने बाय किया था तो 2002 में उसका रेट क्या चल रहा था, लेट्स चेक। हम लोग चेक करते हैं कि 2002 में टाइटन का रेट क्या चल रहा था। मेरे पीछे मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ और मैं आपको टाइटन की तरफ लेके चलता हूँ। अब आप सोच में पड़ोगे कि हमारे पास तो इतने बड़े बड़े होते नहीं है पैसे, तो हम क्या करें, क्या हमें भी इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा बड़ा पैसा ही लगता है। पोर्टफोलियो बनता है छोटे पैसों से और बड़ा अपने आप होता है। आप जब छोटा पैसा लगाते हो
पोर्टफोलियो के अंदर और उसको होल्ड करते हो, तो वो अपने आप ग्रो करता है, क्योंकि कंपनी जो बिजनेस करती है उस बिजनेस के ऊपर उसका शेयर्स का रेटिंग लगता है। जितना अच्छा बिजनेस करेगी, ग्रो करेगी कंपनी, उतना अच्छा आपको पैसा बना के देगी। तो हम सीधा चलते हैं दोस्तों 2002 में। अब सपोज कीजिए ये टाइटन का चार्ट है और मैं यहाँ पे हूँ 2002 में। 2002 से 2003 का जो रेट है, यहाँ पे देखोगे तो आपको OHLC ऐसा दिखेगा, ओपन, हाई, लो और क्लोज। से मैं कर्सर यहाँ पे जून 2002 में रख रहा हूँ, तो शेयर्स का रेट क्या चल रहा था, 4 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया। और जैसे ही उसने 13 रुपए को क्रॉस किया, शेयर सीधा पहुंच गया 90 रुपीज पे। 90 रुपीज का हाई लगाने के बाद वापस गिरा, फिर वापस हाई लगाया, कितना, 200 रुपीज का। मतलब 2-3 रुपए में सीधा 2000, ये लगा था 10 में, 8 साल के अंदर आपका पैसा 5 रुपया, अगर आपने 5 रुपीज में भी इन्वेस्ट किया था, वो बन गया था 200 रुपये। आप सोचिए कि आपने 1000 शेयर भी लिए होते, आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया होता 5000 शेयर का 2002 में, उसका वैल्यू कितना हो गया रहता था, 200 into 1000, 2 लाख रुपए। 5000 का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 8 साल के अंदर आपको 2 लाख रुपए आपके पोर्टफोलियो में बन जाता। अब सोचिए टाइटन को ये टाइम पे, ये 2003 का जो वॉल्यूम दिख रहा है और भाव भी आपको दिख रहा है, OHLC जो दिख रहा है आपको, तो हाई मारा था 6 रुपीज। मुझे ऐसा लग रहा है वो मंथ में, अक्टूबर में ही खरीदा होगा राकेश जी ने, क्योंकि राकेश जी का वहां पे वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम भी काफी बड़ा था। 420 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम हो चुका था ट्रेडिंग का। तो वो टाइम पे शायद वो 8 करोड़ शेयर्स बाय हुए होंगे 5 रुपए के भाव में आसपास। और 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट राकेश जी ने 2002 में किया था। अब ये चार्ट आप देखते जाओ, टाइटन का कंटिन्यूस ग्रो हो रहा है, कंटिन्यूस ग्रो होते जा रहा है, और उसने हाई अब तक लगा चुका है 1621 रुपीज। 5 रुपए में इन्वेस्टमेंट और 1600 रुपए में। तो ये स्टडी है और इसके पीछे फंडामेंटल स्टडी है। फंडामेंटल स्टडी से पोर्टफोलियो बनता है। अब सोचिए, मैं आप एज ए इन्वेस्टर, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, आपने सिर्फ कमाते होंगे 2002 में ये सोचा होगा कि राकेश जी अगर 40 करोड़ लगा रहे, आपने सिर्फ 4 लाख रुपए भी लगा दिए होते वो टाइम पे, तो सोचिए कि आज आपके पास कितने शेयर होते हैं और आपका वैल्यू क्या होता है। इन दौरान, ये पीरियड में 2021 से लेके 2003 तक में कितनी बार कंपनी ने डिविडेंड दे चुकी होगी, कितनी बार कंपनी ने बोनस दिया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा आपके शेयर्स को। तो ये सारा चीज दोस्तों, ये पावर है स्टॉक मार्केट का। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो ट्रेंड लाइन करके वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप जाओ और सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो है, एक बार आप देखो। देखने से आपको आइडिया आएगा कि किसी का 400 करोड़ का पोर्टफोलियो है, किसी का 16,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है, क्या डिफरेंस है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो मेरा आपको सजेशन है कि ये इंडिविजुअल पोर्टफोलियो है, उसको आप स्टडी करो। चलते हैं फिर से हमारे प्रेजेंटेशन की ओर। तो दोस्तों, कल का जो लेक्चर है ये था आज के बारे में, फंडामेंटल स्टडी और टेक्निकल स्टडी। होप आपको मैंने कुछ वैल्यू एडिशन दिया होगा। जब आप क्लासेस में आओगे, मैं आपको श्योर बताता हूँ कि जब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट समझोगे तो आप दो चीज करोगे, आप ट्रेडर भी बनोगे और इन्वेस्टर भी बनोगे, क्योंकि सारा जो प्रॉफिट आप ट्रेडिंग से कमाओगे, उस प्रॉफिट को आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये कैसे करोगे, ये आपको हम क्लासेस में बताएंगे, और हमारे आगे के जो कोर्स है उसके अंदर ये स्टडी आपको करने मेरे साथ मिलेगी। कल का जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेसन, ये सेकेंड लास्ट लेसन होगा दोस्तों। इसके बाद और एक लेसन आएगा और फिर हमारे क्लासेस शुरू होने वाले हैं। तो आई एम श्योर आप सब एक्साइटेड होंगे क्लासेस शुरू करने में, और आपको एक्साइटमेंट होगा कि आप जल्दी से अच्छा नॉलेज गेन करो स्टॉक मार्केट में और अपनी जर्नी स्टार्ट करो फिनेंशियल फ्रीडम की ओर। नेक्स्ट लेसन जो होगा वो एक प्रिपरेटरी एग्जाम लेसन होगा। इसके अंदर आपको करना कुछ नहीं है, एक हम एक्सेल बनाएंगे। एक्सेल क्या होगा दोस्तों, ये एक्सेल में
आपको जर्नल बनानी है। जब आप ट्रेड करते हो या स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करोगे तो आपने कौन से प्राइस पे बाय किया, उस शेयर का नाम क्या है, कौन से प्राइस पे सेल किया, कितनी क्वांटिटी थी, क्या डिसीजन लिया था आपने, साइकोलॉजिकल था, टेक्निकल था, फंडामेंटल था, क्या था जिसकी वजह से आपने वो स्टॉक को ये भाव में बाय किया, ये भाव में सेल किया, इतना आपका प्रॉफिट हुआ, इतना आपका लॉस हुआ। ये सारी चीज उस जर्नल के अंदर होगी। ये जर्नल को दोस्तों बाइबल बोला जाता है, बाइबल। ये जो ट्रेडर या जो इन्वेस्टर ये जर्नल को मेंटेन करना सीख गया, इस जर्नल के थ्रू उसको अंडरस्टैंड आएगा, उसको समझेगा कि वो कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है, कहाँ पे उसको लैक हो रहा है आपके नॉलेज में। वो सारी चीज आपको ये एक्सेल के अंदर समझेगी जब आप लिखना चालू करोगे। पहले के जमाने में लोग नोटबुक पे नोट करते थे, आज का जमाना पूरा डिजिटल है, तो एक्सेल में नोट करना है। ये ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी है, जब आप क्लासेस में आओगे तो आपके पास ये ट्रेडिंग जर्नल रेडी होनी चाहिए। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये बात करने वाले ट्रेडिंग जर्नल पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।